नमस्कार, यह है आवाज एट 9, आपके साथ मैं हूं विपिन भाटी। जियो ने अपने ग्राहकों को आज दिया है एक और तोहफा, लेकिन छोटी बचत योजनाओं पर चल गई है कैंची। अब सरकार इनकम टैक्स रिटर्न में भी मांग रही है नोटबंदी के दौरान आपके खाते का ब्यौरा। तो अब आधार के दम पर सिर्फ अंगूठा लगाकर हो पाएगी एयरपोर्ट में एंट्री। ऐसी ये ढेर सारी रोचक खबरें आपके लिए आज आवाज एट 9 में, लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। रिलायंस जियो ने 15 अप्रैल तक बढ़ाया जियो का प्राइम ऑफर। एक महीने में 7 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग बने मेंबर। 1 जुलाई से देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म लागू करने में जुटी सरकार। जीएसटी से जुड़े सभी नियमों को मिली मंजूरी। फर्टिलाइजर कंपनियों की यूरिया सब्सिडी बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी। पूरे देश की गाड़ियों के लिए अब होगा एक ही रजिस्टर। BS3 गाड़ियों के बचे स्टॉक पर कल तक कंपनियां मचा रही थी हल्ला। आज बाजार में लगी खरीदारों की लंबी लाइनें, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं मिली डिस्काउंट वाली गाड़ी। नोटबंदी के दौरान खाते में जमा किए हैं 2 लाख से ज्यादा तो इनकम टैक्स रिटर्न में करना होगा खुलासा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी 10 दिन के लिए आगे बढ़ी। छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को एक बार फिर झटका। पीपीएफ समेत कई स्कीम्स की ब्याज दरें घटी। अप्रैल से इसकी बाजार में ठंडी शुरुआत, लेकिन वित्त वर्ष 2017 में वित्त वर्ष 2016-17 में 17% चढ़े सेंसेक्स निफ्टी। अब एयरपोर्ट पर भी दिखेगा आधार का दम। अंगूठा लगाकर होगी एयरपोर्ट पे एंट्री। और शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिसे इस वक्त 7.5 करोड़ लोग फिलहाल जुड़ गए हैं और भी जुड़ना चाहते हैं। जी, रिलायंस जियो की प्राइम मेंबरशिप स्कीम को शानदार रिस्पांस मिला है। जियो ने अब तक 7.2 करोड़ प्राइम मेंबर्स को जोड़ लिया है। इसी को देखते हुए कंपनी ने जियो प्राइम मेंबरशिप स्कीम को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी कविता थपलियाल। कविता, रिलायंस जियो को ये काफी बड़ी सफलता मिली है और प्राइम यूजर्स के लिए क्या कहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने और क्या डिटेल्स हैं? काफी कुछ कहा गया है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि 7 करोड़ 20 लाख कस्टमर्स अब जुड़ गए हैं, लेकिन यहां पर भी अगर अब तक आपने जियो प्राइम मेंबरशिप के लिए अपने आप को एनरोल नहीं किया है किसी भी कारण की वजह से, तो अब आपके लिए और भी मौका है और वो है 15 अप्रैल तक, यानी 31 मार्च तक की जो डेडलाइन थी उसे बढ़ाकर 15 अप्रैल तक कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, जियो अपना समर सरप्राइज ऑफर भी लेकर आया है, जहां पर अगर आप 15 अप्रैल तक एनरोल करते हैं जियो प्राइम मेंबरशिप के लिए तो पहले के 3 महीने आपको यहां पर मुफ्त में दे दिए जाएंगे, यानी आप इनका इस्तेमाल कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस के तौर पे कर सकेंगे। और जो टैरिफ है, यानी जो कीमत लगनी चार्ज होगी, वो जुलाई से होगी। इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं, अगर आपको इनकेस फीचर्स नहीं पता है, जो 303 रुपए का प्लान है, अगर आप लेते हैं 99 रुपीज की मेंबरशिप देकर, तो आपको अनलिमिटेड कॉल और डेटा यहां मिलेगा। 1 GB डेटा आपको रोजाना के तहत हाई स्पीड डेटा आपको फ्री दिया जाएगा और साथ ही अनलिमिटेड डेटा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं रात 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। तो खुशी की बात यह है कि अगर आपने 31 मार्च तक की डेडलाइन का इस्तेमाल नहीं किया और आपको लग रहा है कि आप चूक गए हैं, तो अब आपके पास मौका है। 15 अप्रैल तक आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। 99 रुपीज देकर मेंबरशिप ले सकते हैं। राइट, तो यहां पर रिलायंस जियो ने यह ऑफर एक्सटेंड कर दिया है 15 अप्रैल तक। पहले ये 31 तारीख यानी 31 मार्च तक यानी आज तक ही लागू था, लेकिन अब 15 अप्रैल तक इसका फायदा उठाया जा सके। बहुत शुक्रिया कविता, ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। यहां पर आपको बता दें कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज और नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। आगे बढ़ते हैं। आज शाम हुई कैबिनेट की बैठक में 2 अहम फैसले लिए गए हैं। यूरिया पॉलिसी 2015 में बदलाव करते हुए फर्टिलाइजर कंपनियों को यूरिया पर ज्यादा सब्सिडी देने को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव को हरी झंडी भी दे दी गई है। इन दोनों खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय और संवाददाता रोहन सिंह। सबसे पहले हम बात करेंगे लक्ष्मण से। तो लक्ष्मण, कैबिनेट ने पावर पॉलिसी और यूरिया पॉलिसी में किन बदलावों को मंजूरी दी है और ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के बारे में क्या फैसला हुआ है? और आपको बधाई भी कि आपने सब्सिडी वाली खबर पर सबसे पहले दर्शकों को यह जानकारी पहुंचाई थी।
वाकई बहुत बहुत धन्यवाद विपिन। और इस वक्त मैं प्रधानमंत्री आवास के ठीक सामने खड़ा हूं और कुछ ही देर पहले यहां पे कैबिनेट की बैठक चल रही थी और उसी कैबिनेट में सीएनबीसी आवाज की इन दोनों खबरों पर मुहर लगी। और इन दोनों खबरों में सबसे महत्वपूर्ण खबर जो यूरिया पॉलिसी की बात कर रहे हैं उसमें यह फैसला लिया गया है कि नेशनल यूरिया पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा। बदलाव करके ये फैसला किया गया है कि जो यूरिया बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी जो तय क्षमता है, यानी सरकार ने जो क्षमता तय कर रखी थी, अगर वो यूरिया कंपनियां अपनी क्षमता से ज्यादा यूरिया का उत्पादन करती है तो वो जो अतिरिक्त उत्पादन करेगी उस पर भी सरकार सब्सिडी देगी और ये सब्सिडी इंपोर्ट पैरिटी प्राइस के तहत दी जाएगी। अगर इसका मतलब हुआ कि इंपोर्टेड यूरिया की कीमत अगर कम है और उत्पादन करने वाली यूरिया की कीमत ज्यादा है तो उस कीमत का अंतर जो होगा वो सरकार देगी एक सीमा तक, भले ही आप अतिरिक्त उत्पादन क्यों न कर रहे हो। इसका मकसद ये है कि यूरिया का उत्पादन और ज्यादा बढ़ाया जाए। ये यूरिया कंपनियों के लिए बड़ी फायदे की खबर है। दूसरा, मेगा पावर पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है, इसमें बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर कंपनियां, जो पावर प्रोजेक्ट अलग अलग वजहों से अटके पड़े हुए थे उनको अब इस पॉलिसी के तहत मिलने वाली छूट और ज्यादा मिलेगी और ज्यादा समय तक के लिए मिलेगी जब तक कि इनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता। मिसाल के तौर पर पावर प्रोजेक्ट जो अटके पड़े हुए हैं, अगर वो सामान इंपोर्ट करते हैं, इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं, अब इनको 60 महीने की बजाय 120 महीने तक इंपोर्ट पे छूट मिलती रहेगी, ड्यूटी से छूट मिलती रहेगी। जब तक पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं कर लेते तब तक पॉलिसी का फायदा इनको मिलता रहेगा। और तीसरी बड़ी खबर कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर से जो पाबंदी थी उसको हटा ली गई है और अब जितना चाहे आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ दाल के मामले में सीमा रखी गई है, लेकिन वो भी सीमा 10,000 टन से बढ़ा करके सालाना 50,000 टन कर दी गई है। जी लक्ष्मण, तो ये कुछ बड़े फैसले जिनकी जानकारी सीएनबीसी आवाज ने आपको पहले ही दे दी थी, उन फैसलों पर यहां पर उन खबरों पर मोहर लगते हुए इसके अलावा कैबिनेट ने मोटर व्हीकल एक्ट में भी संशोधन कर दिया है। रोहन हमारे साथ है। रोहन, अब जो नया एक्ट आया है उससे क्या चीजें बदलेंगी? पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं इसमें, जिनमें सबसे पहले तो एक राष्ट्रीय परिवहन नीति बनेगी। कैब एग्रीगेटर्स जो ओला उबर जैसे एग्रीगेटर्स है उनको कानून के दायरे में लाया गया। उनके लाइसेंस और परमिट को लेकर जो कंफ्यूजन था उसको दूर किया जाएगा। डीलर रजिस्टर कर पाएंगे गाड़ियों को, ये ताकत उन्हें दी जाएगी और राज्य में कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। आपको किसी पर्टिकुलर आरटीओ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि किसी भी डीलरशिप में जाके आप रजिस्टर करवा सकेंगे। स्क्रैपेज पॉलिसी के लिए सरकार नियम लाएगी। इसके अलावा गाड़ियों का जो फिटनेस टेस्ट है वो ऑटोमेटेड किया जाएगा। एक नेशनल रजिस्ट्री बनाई जाएगी जहां ट्रांसफर करना आसान होगा और चोरी की गाड़ियों का पता लगाना आसान होगा। इसके अलावा जो मुआवजा होता है किसी रोड एक्सीडेंट के केस में उसको भी बढ़ाया गया है। जो 50,000 का मुआवजा था उसको बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। क्लेम की जो प्रक्रिया है उसको आसान की जाएगी और जो मुआवजा है उसमें हर साल जो पेनल्टी लगती है किसी ऑफेंस में उसमें हर साल 10% की वृद्धि की जाएगी। ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करके किए गए हैं। जी रोहन, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। साथ ही लक्ष्मण, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आज यहाँ पर कैबिनेट थी, लक्ष्मण हमारे साथ बने रहेंगे इनफैक्ट, क्योंकि जीएसटी पर अभी हम उनसे और बातचीत करेंगे। तो जीएसटी को लेकर भी आज एक अहम दिन था। तो देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने का रास्ता लगभग साफ है। जीएसटी से जुड़े सभी नियमों को मंजूरी दे दी गई है। 9 नियमों में से 5 नियमों को अंतिम रूप दिया गया है, जबकि संशोधित 4 नियमों को अंतरिम मंजूरी मिल गई है। आज हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न, रिफंड, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के नियमों को हरी झंडी दे दी। वित्तमंत्री अरुण जेटली का कहना है कि अब इन नियमों पर इंडस्ट्री अपने सुझाव दे सकती है। जो भी जरूरी सुझाव होंगे उन्हें नियमों में शामिल किया जाएगा। The final corrected draft as approved today will be put up in public so that the industry, if it wants to make any suggestions, can do so. And if any changes are required on basis of the industry suggestion, once we incorporate the suggestions, if any, then this tentative approval that we make today would in the next meeting be taken up for consideration and affirmed and become a final approval itself. तो लक्ष्मण, यहां से अगली बैठक में जीएसटी की दरें तय हो जाएंगी। उससे पहले जो भी नियम, कायदे, कानूनों का काम था, क्या माने कि अब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है?
हाँ, वाकई इसकी संभावना काफी ज्यादा आप कह सकते हैं, क्योंकि हुआ क्या कि जब संविधान संशोधन बिल के बाद जब 4 बिल अलग से लोकसभा से पारित हुए तो हर किसी को ये लग रहा था कि ये जो रूल्स हैं जिसको अमल में लाने के लिए जरूरी था बनाना, उसमें वक्त लगेगा, अप्रैल के आखिर तक या मई के दूसरे हफ्ते तक जाकर ये तैयार हो पाएगा। लेकिन आज पहली ही बैठक में इस सारे रूल को मंजूरी दे दी गई और इसमें से 4 रूल, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लिया जाएगा, वैल्यूएशन कैसे होगा, ट्रांजिशनल प्रोविजन क्या होंगे, इन सब के बारे में भी जो तात्कालिक मंजूरी दे दी गई है। पब्लिक डोमेन में इसको कल से डाला जाएगा, लोगों की राय आने के बाद 16-17 की बैठक में इसको मंजूरी दे दी जाएगी। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में जितने भी वित्त मंत्री आए थे उनमें से कईयों से हमने बातचीत की, तो किसी भी वित्त मंत्री ने ये नहीं कहा कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू करना मुमकिन नहीं, आप इसे आगे बढ़ा दीजिए। इंडस्ट्री की जो मांग थी कि 1 जुलाई की बजाय 1 सितंबर से जीएसटी लागू करिए, हमें लगता है वो मांग को अब सरकार बहुत ज्यादा स्वीकार करने के मूड में नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो किस सामान पर, किस सेवा पर कितने टैक्स की दरें क्या रहेंगी, ये तय करने के लिए अभी से अधिकारियों का एक समूह जुट गया है और अगली बैठक में इन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा होगी और मुझे लगता है काफी सारे आइटम पर फैसला अगली बैठक में हो जाएगा। हालांकि एक वित्त मंत्री ने मेरे से बातचीत में यहां तक कहा कि 1 से 2 बैठक में इस पर फैसला अंतिम तौर पर हो जाएगा। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ जीएसटी का काम। चलिए हम भी यहां आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए देश भर में मारामारी रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने BS3 गाड़ियों की बिक्री पर बैन लगाया, तो स्टॉक खत्म करने के लिए कंपनियों ने भी इस पर भारी छूट का ऐलान कर दिया था। इसीलिए आज दिन भर शोरूम पर लोगों की भीड़ उमड़ी। बहुत जगहों पर तो स्टॉक खत्म हो गए, तो कहीं भीड़ की वजह से अफरा तफरी मच गई। हम आपको दिखा रहे हैं ये 3 तस्वीरें नागपुर, भोपाल और लुधियाना की, जहां बाइक के लिए लंबी कतार लगी, लेकिन स्टॉक खत्म होने से बहुत सारे लोग निराश लौटे। और 3 शहर दिल्ली, नागपुर और लुधियाना में BS3 बाइक खरीदने गए लोगों को निराशा ही हाथ लगी। जैसा हमने कहा, कहीं स्टॉक खत्म होने की बात सामने आई तो कहीं कुछ और बहानेबाजी की गई, लेकिन लोगों को गाड़ियां नहीं मिल पाई। डिस्काउंट की बात की गई। सर डिस्काउंट की कोई बात नहीं, वो कहते कल 5 बजे खत्म होगी सारी, बाकी और नहीं जो गाड़ियां 57-58 की है वो मिल जाएंगी। बाकी तो डिस्काउंट की जितने भी BS3 की गाड़ियां थी वो स्टॉक आउट हो चुकी है। सर आपका भी? नहीं सर, हम तो आए थे, हमें दे ही नहीं रहे, कह रहे खत्म हो गई सारी गाड़ियां। पता नहीं इन्होंने सारी गाड़ियां बिक चुकी है। और हम इनसे पूछते हैं, जो डीलर है इनसे पूछते हैं कि कब कितनी देर में बिक गई गाड़ियां सारी। सर पहले से 3-4 महीने पहले से गाड़ियां अपडेट हो गई थी BS4 में। कुछ सिलेक्टेड मॉडल, पुरानी मॉडल थी हमारे पास, वो कल 1 घंटे के अंदर सोल्ड आउट हो गई। सर आपने कल यहाँ पर बुक कराई थी, क्या बोल रहे हैं शोरूम वाले? मेन प्रॉब्लम जो है ना, इन्होंने कल बुकिंग तो ले ली। बुकिंग होने के बाद, अमाउंट लेने के बाद कैश और रसीद है हमारे पास में, सब देने के बाद में आज वो स्टॉक नहीं बता रहे। आज बता रहे कि आपके डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट है, ये है वो है, यानी बहाने बता के कल इनको जो बुकिंग करनी थी उससे ज्यादा बुकिंग करने के बाद आज वो जिसका अमाउंट ज्यादा है, जिन्होंने नवी गाड़ी 28,000 में बुक किए थे उनको देंगे, और जिन्होंने 23 में ली है उनको बता रहे आपके डॉक्यूमेंट नहीं है और वो जबकि वो टाइम में पहले दिया है। अब वो जिन्होंने पेमेंट ज्यादा दी है उनको वो गाड़ियां देंगे, और जिन्होंने कम पेमेंट दी है उनको कुछ भी बहाना बना के गाड़ी नहीं देना है। शहर के लगभग सभी शोरूम पे स्टॉक नील हो चुका है। BS3 व्हीकल्स आउट ऑफ स्टॉक इन्होंने बाहर पोस्टर चिपका दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके ग्राहकों का आना जारी है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ग्राहकों की यहाँ पर भीड़ मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके ग्राहकों का यहाँ पर व्हीकल्स नहीं मिल पा रहे। कंपनियों का कहना है या शोरूम्स मालिक कहते हैं कि उनके पास BS3 व्हीकल जो है आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। तो कल बड़ा हल्ला मच रहा था, कंपनियां कह रही थी कि उनके पुराने स्टॉक का क्या होगा। 9 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जो खड़ी हैं, जिसमें से 6 लाख तो 2 व्हीलर ही थे। लेकिन आज देखिए, लोग दिन भर लाइनों में खड़े रहे, लेकिन गाड़ियां खरीदने को नहीं मिल पाई। चलिए हम लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद नोटबंदी के दौरान खाते में जमा किए हैं 2 लाख से ज्यादा, तो देनी होगी IT रिटर्न में जानकारी। पूरा डिटेल देखिए आगे। मिडिल क्लास को सरकार से एक बड़ा झटका लगा है। छोटी बचत योजनाओं पर सरकार ने ब्याज दरें घटाने का फैसला लिया है। PPF किसान विकास पत्र, NSC और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स पर अब पहले से 0.10% कम ब्याज मिलेगा। इन बदलावों के बाद PPF पर ब्याज दर 7.90, किसान विकास पत्र पर 7.6%, NSC पर 7.9 और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8.4% का ब्याज मिल पाएगा। ये ब्याज दरें अप्रैल से जून के लिए 3 महीनों के लिए लागू रहेंगी। 3 महीने बाद सरकार इन दरों की समीक्षा करेगी। बैंकों की ब्याज दरों में लगातार कटौती के बाद सरकार के लिए इन छोटी बचत योजनाओं पर पुरानी दरों पर ब्याज देना मुमकिन
नहीं रह गया है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म आज जारी किए हैं। वैसे तो फॉर्म ITR 1 को आसान बना दिया गया है, लेकिन इसमें लोगों को नोटबंदी के दौरान किए गए 2 लाख या उससे ज्यादा के डिपॉजिट का ब्यौरा भी देना होगा। पहले सरकार ने घोषणा की थी कि किसी भी नागरिक से 2.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रिटर्न फॉर्म में 2 लाख से ज्यादा के डिपॉजिट की जानकारी मांगे जाने से यह साफ है कि सरकार इस बार इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए लोगों के डिपॉजिट पर नजर रखना चाहती है। इधर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कालाधन जमा करने वालों को सरकार ने फॉर्म 1 भरने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया है। आज योजना का आखिरी दिन था, लेकिन CBDT ने कहा है कि जिन लोगों ने काले धन पर अपना टैक्स और पेनल्टी भर दिया है वो 10 अप्रैल तक भी फॉर्म 1 जमा कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे बाजार की, जहां अप्रैल वायदा सीरीज की शुरुआत बेहद ठंडी रही। दिन भर बाजार आज एक छोटे दायरे में घूमा, लेकिन रिलायंस के शेयर में जोरदार तेजी दिखी। बैंक शेयरों में मुनाफा वसूली का दबाव था, तो वहीं मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी भी हुई। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट बंद हुए, लेकिन अगर पूरे वित्त वर्ष की बात की जाए तो बाजार ने निवेशकों को जोरदार रिटर्न दिया। सेंसेक्स ने 17% और निफ्टी ने 19% का शानदार रिटर्न दिया। CIA के साथ मिलकर नेटवर्क 18 कर रहा है एक बड़ी पहल। खनिज, ऑयल, गैस जैसे नेचुरल रिसोर्स की देश में संभावनाओं पर हम कर रहे हैं एक बड़ा आयोजन। देश में है प्राकृतिक संसाधनों की भरमार। इंडिया ग्रोथ स्टोरी को इससे मिल सकती है तेज रफ्तार, और इसी मकसद से CII के साथ मिलकर नेटवर्क 18 ने की है अनूठी पहल, ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव। दिल्ली में 5 और 6 अप्रैल को जुटेंगे 20 से ज्यादा देशों की जाने माने बिजनेस लीडर्स और एक्सपर्ट एक मंच पर। साथ में होंगे केंद्र सरकार के दिग्गज मंत्री और पॉलिसी मेकर। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्यों के नुमाइंदे भी इस बड़ी पहल में शामिल होंगे, ताकि आगे के लिए एक मुकम्मल रोड मैप तैयार किया जा सके। तो 5 और 6 अप्रैल को नेटवर्क 18 और CII की अपनी तरह की पहली और सबसे बड़ी पहल ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव का आप भी बनिए हिस्सा। और अब एयरपोर्ट पर भी दिखेगा आधार का दम, कैसे? देखिए इस ब्रेक के बाद। जल्दी आप एयरपोर्ट में लगी सिक्योरिटी को अंगूठा दिखाते हुए फ्लाइट ले सकेंगे। चौंकी रही। दरअसल सरकार कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट्स पर बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने जा रही है, जिसमें आपको कोई कागजात साथ ले जाने की जरूरत नहीं होगी। इस योजना पर और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता रोहन सिंह के पास। तो रोहन, क्या बदलाव होने वाला है एयरपोर्ट पे, किस तरीके से काम करेगा ये पूरा बायोमेट्रिक सिस्टम? पूरी तरह से पेपरलेस होने जा रही है एयरपोर्ट पे जो एंट्री होती है वो। और कल हमने जिस तरह से देखा था कि जो कई 7 चुनिंदा एयरपोर्ट्स पे जो टैगिंग है उसको स्टैम्प फ्री कर दिया गया, उसमें स्टैम्प नहीं होता है। उसी के प्रोसेस का अगला हिस्सा ये होगा कि अब जो फोटो आइडेंटिटी की जरूरत है, कागजात ले जाने की जरूरत है, वो पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। चुनिंदा एयरपोर्ट पे ये लागू किया जाएगा जल्द ही, और इसको लेकर मीटिंग्स का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। 2 राउंड ऑफ मीटिंग पहले हो चुकी है, और अब इस महीने एक और मीटिंग होने वाली है जिसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, इसके अलावा जो BCA जो सिक्योरिटी देखती है वो, विप्रो के लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। और उसके बाद एक बार ये लागू हो जाए, उसके बाद जब आप बुकिंग कराते हैं फ्लाइट की टिकट, उसी वक्त आपसे आपका आधार कार्ड नंबर लिया जाएगा, और जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपको सिर्फ अपना अंगूठे का निशान देना पड़ेगा, आपकी आइडेंटिटी पहचान ली जाएगी, और उसके बाद आपको किसी तरह का कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया था हैदराबाद में, और अब इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है, और जल्द ही ये जो व्यवस्था है कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट्स पे लागू हो जाएगी। शुक्रिया रोहन। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारतीय एयरटेल के फास्टेस्ट नेटवर्क के दावे वाले विज्ञापन को भ्रामक मानते हुए कंपनी को विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया। हालांकि एयरटेल ने कहा है कि वो ASCII की दलीलों से सहमत नहीं है और जरूरत पड़ी तो इसके खिलाफ अपील भी करेगा। और आवाज 9 में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।